बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरवत वलीम हूँ। नाजरीन, इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका के हवाले से जो जंग है वो तवालत इख्तियार कर रही है, लेकिन ताकत का तवाज़ुन क्या तब्दील हो गया है? मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर से दुनिया की सियासत का मरकज़ है। सवाल ये कि क्या जदीद टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ तैयारे और जदीद तरीन हथियार आज भी जंग का फ़ैसला करते हैं, या फिर वो मुल्क कामयाब हैं जो ज़्यादा देर तक जंग को बर्दाश्त कर सकते हैं? अमेरिका और इजराइल के बारे में अमूदी तासुर तो यही रहा कि उनकी फ़ौजी ताकत ईरान से कहीं ज़्यादा है। जदीद फ़िज़ाइया, मजबूत इंटेलिजेंस, साइबर सलाहियत और जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम भी उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए इब्तिदा में ये ख्याल था कि ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे जल्द कमज़ोर कर दिया जाएगा, लेकिन मैदान जंग में एक मुख्तलिफ तस्वीर हमारे सामने आई, बल्कि पूरी दुनिया ने देखी। ईरान ने रिवायती जंग की बजाय ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसमें फौरी फतह मकसद नहीं था, बल्कि मुखालिफ को मुसलसल सियासी, अस्करी और मुआशी दबाव में रखना अहम था। यही वजह है कि आज भी ईरान की मिसाइल सलाहियत, ड्रोन नेटवर्क और ज़ेर ज़मीन अस्करी तनसीबात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकी। यहाँ एक सवाल बड़ा अहम है कि अगर अमेरिका और इजराइल अस्करी लिहाज से बरतर हैं, तो फिर फैसला कुन कामयाबी क्यों हासिल न कर पाए? इसका एक जवाब ईरान की जोग्राफियाई और तस्वीराती अहमियत भी है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि खलीज फारिस के उस खित्ते में वाक़े है जहाँ से दुनिया की तवानाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये रास्ते गैर महफूज होते हैं तो सिर्फ ईरान या इजराइल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर होती है। इसी तनाजुर में हालिया दिनों में मगरबी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई कि अमेरिका और इजराइल ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे को ज़्यादा बड़े पैमाने पर निशाना बनाने पर गौर कर सकते हैं। इसके जवाब में ईरानी क़यादत ने बड़ा सख्त पैगाम दिया कि अगर ईरान के खिलाफ मज़ीद जारियत हुई तो अहम बहरी गुजरगाहें भी ख़तरे में आएंगी। ये सिर्फ एक फ़ौजी बयान नहीं था, बल्कि एक मुआशी पैगाम था जो दिया गया, क्योंकि अगर खलीज के बहरी रास्तों में रुकावट पैदा होती है तो उसके असरात पूरी दुनिया की इकॉनमी तक पहुँचते हैं। तेल महंगा हो जाएगा, शिपिंग मुतासिर हो जाएगी, इंश्योरेंस की लागत पड़ेगी और जो आलमी सप्लाई चेन है वो दबाव में आएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ईरान इस किस्म के इक़दामात की कीमत खुद अदा नहीं करेगा? यकीनन अदा करेगा। ईरान पहले ही मुआशी पाबंदियों, महंगाई और माली दबाव का सामना कर रहा है। तवील जंग किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होती, लेकिन ईरान की हिकमत अमली शायद ये है कि अगर उसे नुकसान उठाना पड़े तो जो मुखालिफ है वो भी सुकून से ना रह सके। यही वो सोच है जिसे अस्करी माहिरीन जंग को महंगा बना देना कहते हैं। अब ज़रा इजराइल की दाखिली सियासत पर अगर नज़र डालें तो हमें नज़र आता है कि नेतन्याहू कई बरसों से ईरान को इजराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार देते आए हैं। अगर जंग के बावजूद ईरान अपनी बुनियादी अस्करी सलाहियत बरकरार रखता है तो आइंदा इंतखाबात में नेतन्याहू से ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि इतनी बड़ी अस्करी मुहिम के बावजूद क्या बुनियादी अहदाफ को हासिल किया जा सका? दूसरी तरफ अगर इजरायली अवाम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने मुल्क को ज़्यादा महफूज बनाया तो फिर शायद यही जंग नेतन्याहू के लिए एक सियासी फ़ायदा भी बन सकती है। इसलिए इंतखाबात का जो फ़ैसला है वो मैदान जंग में नहीं होगा, बल्कि जो अवामी तासुर है वही इसका फ़ैसला करेगा। अब ईरान के अंदर की सूरत हाल अगर देख लें, कई लोग हैं वो ये सवाल करते हैं कि अगर ईरान मुश्किलात का शिकार है तो वहाँ पर हुकूमत कैसे बरकरार है? इसका जवाब शायद हम ये दे सकते हैं कि बैरूनी हमलों की सूरत में अक्सर ममालिक में कौमी यकजहती पैदा हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं वो भी बैरूनी ख़तरे के वक्त मुल्क के जो दिफा है उसको तरजीह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम ईरानी हुकूमत से मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं, बल्कि ये कि मुल्क के दिफा और हुकूमत की हिमायत दोनों ही अलग चीज़ें हैं। ये वजह बताती है कि अगर किसी मरहले पर बैरूनी ताकतों को उम्मीद थी कि दबाव के ज़रिए ईरान पर फौरी सियासी तब्दीली आ जाएगी, तो अब तक तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। कम अज़ कम हमारे मौजूदा हालात में कौमी सलामती का बयानिया ईरान के लिए एक अहम सियासी सहारा साबित हुआ है। अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या तवील जंग ईरान के आलमी हामियों में कमी भी लेकर आएगी? इसका जवाब भी देना शायद इतना आसान नहीं है। अगर ईरान को आलमी सतह पर एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है जो बैरूनी हमले का शिकार है, तो उसके लिए हमदर्दी बरकरार रह सकती है। लेकिन अगर जंग इतनी लंबी हो जाए कि दुनिया की इकॉनमी, तेल की कीमतें और आलमी तिजारत शदीद मुतासिर होने लगे, तो बहुत से गैर जानिबदार ममालिक किसी एक फरीक की हिमायत की बजाय जंग के खात्मे पर जोर देंगे। यानी वक्त गुजरने के साथ दुनिया का सवाल ये नहीं होगा कि कौन सही है, बल्कि ये हो सकता है कि जंग कब ख़त्म होगी।
آخر میں جو ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ اس پوری کشیدگی نے ایک حقیقت ضرور بیان کی ہے کہ 21ویں صدی کی جنگیں صرف میزائلوں اور طیاروں سے نہیں جیتی جائیں گی۔ معیشت، سفارتکاری، عوامی رائے، توانائی کے راستے، سیاسی استحکام اور عالمی بیانیہ بھی جنگ کے اتنے ہی اہم محاذ ہیں۔ آج تک کی صورتحال تو یہی بیان کر رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی برتری کے باوجود وہ تمام مقاصد حاصل نہیں کر سکے جن کی توقع تھی، جبکہ ایران بھی اپنی مزاحمت کی قیمت بھاری معاشی اور عسکری نقصان کی صورت میں ادا کر رہا ہے۔ اس لیے موجودہ منظرنامے میں کسی ایک فریق کی مکمل فتح کا دعویٰ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ زیادہ امکان شاید یہی ہے کہ اگر جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو دونوں فریقین پر سیاسی، معاشی اور سفارتی دباؤ بڑھتا جائے گا اور بالآخر دنیا ایک ایسے مرحلے کی طرف بڑھے گی جہاں پر مذاکرات جنگ سے زیادہ اہم موضوع بن جائیں گے۔ اب ایک اور اہم چیز ہے کہ کیا خطے کے تمام فریق اس حقیقت کو جلد تسلیم کریں گے یا پھر مشرق وسطیٰ ابھی مزید کشیدگی کا متحمل ہوگا؟ اس کا جواب بھی شاید آنے والے دنوں کی سیاست اور سفارتکاری دے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔